हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोई सव्वसाव। उत उपसर्ग पूर्वक अंशु धातु का प्रयोग करने पर उदंच शब्द बनता है। उदंच शब्द के रूप में उदंग, उदंचौ, उदंचः प्रथमा, उदंचम, उदंचौ, उदीचः द्वितीया, उदीचा उदक्भ्याम उदक्भिः तृतीया, उदीचे उदक्भ्याम उदक्भ्यः चतुर्थी, उदीचः उदक्भ्याम उदक्भ्यः पंचमी, उदीचः उदीचोः उदीचां षष्ठी, उदीची उदीचोः उदुक्षु सप्तमी। हे उदंग, हे उदंचौ, हे उदंचः संबोधन। ऐसे ही शब्द है जकारांत, ऋत्विज। तो एक नियम है, चोकू च वर्ग का क वर्ग होता है, तो ज का होगा ग, और अंत में होने से ज का मतलब ग का क भी होगा, ग भी रहेगा। विराम में दो व्यवस्था है। जकारांत पुल्लिंग है। ज है, ज है अंत में जिसके, जकार है अंत में जिसके, जकार। ऋत्विज, ऋत्विज अंत में क्या है? देखिए अपन ने बोला था अकारांत, तो अ है अंत में जिसके, उकारांत उ है अंत में जिसके, तो जकारांत ज है अंत में जिसके। तो ऋत्विक और ऋत्विक दो शब्द बने। वापिस एक बार, चोकू सूत्र से च वर्ग का क वर्ग हुआ, तो ज का होगा ग, ज का क नहीं होता है ना, ये पहले कर चुके हैं। तीसरे वर्ण का तीसरा वर्ण बनेगा, पहला नहीं बनेगा। लेकिन जब तीसरा बना तो तीसरे का विकल्प से चर्त्व होकर के क बनेगा। तो ऋत्विक और ऋत्विक, ऋत्विजौ ऋत्विज, ऋत्विजम ऋत्विजौ ऋत्विज द्वितीया, ऋत्विजा ऋत्विक्भ्याम ऋत्विक्भिः तृतीया, ऋत्विजे ऋत्विक्भ्याम ऋत्विक्भ्यः चतुर्थी, ऋत्विजः ऋत्विक्भ्याम ऋत्विक्भ्यः पंचमी, ऋत्विजः ऋत्विजोः ऋत्विजां षष्ठी, ऋत्विजी ऋत्विजो ऋत्विषु सप्तमी। हे ऋत्विक, हे ऋत्विक, हे ऋत्विजौ, हे ऋत्विजः संबोधन। अब शब्दों के प्रकरण में अपन चलते हैं, जो कल अपन ने अपूर्ण छोड़ी थी व्यवस्था। इसंत उसंत दो प्रकार के शब्द यदि समर्थ हो, रूप चंद्रिका है ना, तो कल अपन ने देखा था कि समर्थ होना चाहिए। अब समर्थ के दो अर्थ किए थे, मतलब दो भेद किए थे, व्यपेक्षा सामर्थ्य और एकार्थी भाव सामर्थ्य। वाक्य में प्रयोग होगा तो व्यपेक्षा सामर्थ्य वाला वाक्य होगा, और एकार्थी भाव सामर्थ्य कहेंगे जो समास में प्रयोग में आता है। अब थोड़ा सा अपन एक बार देख लेते हैं। मैं एक वाक्य लिखता हूं। त्यजसर्पि पिब जलम। ये एक वाक्य लिखा है मैंने। अब आप मुझे बताओ, इसमें सर्पिस शब्द है, मतलब ईसंत है ना, और पी मतलब प वर्ग है, तो यहां पर स का श करे क्या, मतलब विसर्ग का श करे क्या, तो कह नहीं करना है। प्रश्न है क्यों नहीं करना है? तो मुझे बताओ, सर्पी का संबंध किसके साथ है? तेज के साथ है कि पीब के साथ है? घी को छोड़ो, जल पियो, ये मेरा वाक्य है।
तो छोड़ना का संबंध किसके, मतलब घी का संबंध किसके साथ है? छोड़ने के साथ। और जल का संबंध किसके साथ है? पीने के साथ। तो संस्कृत में बोल रहा हूं, तेज यानी छोड़ो, सर्प यानी घी, पीब यानी पियो, जलम यानी जल। तो संबंध किसका है? इस तेज के साथ सर्पी का संबंध है, पिब के साथ नहीं। इसलिए सर्पी के आगे पिब आने के बाद भी ईशंत उशंत की संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये समर्थ नहीं है। आया तो है, समर्थ नहीं है। संबंध होगा तो समर्थ बनेगा, नहीं तो आ रहे वाक्य वाक्य की जगह, कोई संबंध नहीं है। नहीं, ईसंत उसंत के संबंधित समर्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो वाक्य में होगा तो उसे कहेंगे हम व्यपेक्षा संबंध या व्यपेक्षा सामर्थ्य। और यदि समास में होगा तो उसे हम कहेंगे एकार्थी भाव सामर्थ्य। इसी संधि में प्रकरण है। अब इस प्रकरण में हम ये कह रहे हैं कि यदि सर्पिश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और उसके साथ हम यदि वर्ग या पवर्ग का प्रयोग कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा उदाहरण, सर्पी करो में घी बनाता हूं यानी घी करता हूं। एक तो ये किसी की आवाज आ रही है, चलिए, तो इसमें क्या होगा? सर्पिश करो में विसर्ग का क्या हुआ? श बना, और ये बना सर्पिश करो में या सर्पि पिबामी। तो सर्पिश पिबामी, वापिस नियम देखे अपन, ईसंत और उसंत शब्द हो तो ये ईसंत के उदाहरण हो गए, है ना। ऐसे ही अगर उसंत का देखते हैं तो धनु पश्यामि, तो धनुष पश्यामि। ठीक, तो नियम क्या बना? ईसंत शब्द हो अथवा उसंत शब्द हो, उसके बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के उपरांत क वर्ग अथवा प वर्ग हो, तो विसर्ग का श होता है। लेकिन ये श जो है वो विकल्प से होगा। वाक्य में होगा तो, वाक्य में होगा तो विकल्प से होगा। तो यदि हम नहीं करते हैं तो कोई बाधा नहीं। सर्पी करोमि, सर्पी पिबामि, और धनु पश्यामि। ठीक है, ये किसकी अपेक्षा हुआ? व्यपेक्षा सामर्थ्य की अपेक्षा। इसमें कौन सी अपेक्षा हुई उन उदाहरणों में? व्यपेक्षा सामर्थ्य। अपनी भाषा में बोले तो वाक्य में। ठीक, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि वो समास में हो तो नियम से होगा। जैसे मुझे कहना है घी की कुंडी, धृत कुंडी का, है ना। अब यहाँ धृत तो आएगा नहीं, अपन उसकी जगह सर्पी ही लेते हैं। सर्पी यानी घी, कुंडी का।
इसमें विकल्प नहीं होगा। सर्पिश कुंडिका। वापिस समझ लीजिएगा, मैं षष्ठी तत्पुरुष समास कह रहा हूं। घी की कुंडिका है ना, गिलोडी। तो इसका घी की षष्ठी तत्पुरुष हो गया, तो विभक्ति लोप हो गया, बचा घी और कुंडिका, तो हो जाएगा सर्पिश कुंडिका। ऐसे ही ये हो गया इसंत। आयु कर्म, आयुष कर्म। आयुष शब्द सकारांत शब्द है जी। चलिए, ज्योति क बहुवचन कर देते, तत्वार सूत्र में आया ही अभी है। चलेगा। निष्क्रियाणी जो है ये शब्द होगा इसंत। निस नि धन क्रियाणी, निष्क्रियाणी। बिल्कुल ठीक है, कोई बाधा नहीं आती। मतलब वापिस एक बार, समास होगा तो नित्य होगा, नित्य होगा तो कोई रूप परिवर्तन नहीं होंगे, और यदि वाक्य होगा तो रूप परिवर्तन होंगे। अब बेटा कई सारी बातें, एकार्थी भाव, सामर्थ्य, और ये प्रयोग होता है समास में। मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसमें कुछ उदाहरण मिला करके, साहित्यिक उदाहरण मिला करके, लगभग संधि पर ही केवल 50 या 60 पेज की पुस्तक का निर्माण कर रहा हूं। जैसे जैसे रोज का पाठ हो रहा है वैसे वैसे पुस्तक का काम आगे बढ़ रहा है। ये जो लिखा हुआ है इसी को आगे सेट करके अन्य उदाहरण बोल करके एक टॉपिक डाला बीच में, और इसमें चूंकि एक एक उदाहरण दे रहे उसमें कम से कम 10 उदाहरण देने का विकल्प है। तो चल रहा है, मतलब जैसे जैसे ये प्रकरण पूरा होता जाएगा वो पुस्तक पूरी होती जाएगी। इसी प्रकार से शब्द रूपों के पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग की एक स्वतंत्र पुस्तक तैयार कर रहा हूं, ताकि अनिवार्य शब्द जो है वो हमारे ध्यान में आते रहे। लगभग 130 के आसपास शब्द है, तो उनका संग्रह कर रहा हूं। तो ये मतलब एक सामान्य रूप से अगर कभी और भी पढ़ाना पड़े तो भी, मतलब पुनः किसी पुस्तक को नहीं देखना पड़े, या स्वयं व्यक्तिगत रूप से कोई पढ़ रहा है तो उसको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, इससे काम हो जाएगा। हाँ, वाक्य में परिवर्तन होगा भैया तो विकल्प होगा, व्यपेक्षा। एकार्थी भाव, सामर्थ्य, समास। सामर्थ्य के दो भेद कर रहे हैं ना, एक ही रूप बनेगा, मतलब शकार ही बनेगा विसर्ग का, दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। अगली संधि अपने सामने रुत्व संधि। विसर्ग संधि के हमने 7 भेद करे थे, उसमें से एक भेद ये है रुत्व संधि। और इसमें विशेषता क्या है कि अ वर्ण को छोड़कर
अन्य स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद स्वर हो, तो विसर्ग बराबर रू। कहने को रू आएगा, लेकिन प्रयोग में र होगा। ऊ का लोप हो जाएगा और केवल र बचेगा। अब उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे रवि उदेति, सूर्य उदित होता है। अब इसमें नियम क्या था? अवर्ण को छोड़ करके अन्य कोई स्वर होना चाहिए। तो आ छोड़ दिया हमने। अब ये तो ई है और आगे स्वर है उदेति। विसर्ग तो है, आगे स्वर है, इसलिए विसर्ग का क्या होगा? र, मतलब होगा रू, बचेगा र। तो हमने लिखा रवि। अब र ऊ में मिल जाएगा तो क्या होगा? रू। तो रवि रुदेति। साधु आगच्छति। हाँ, अब इसमें ऊ क्या है? अवर्ण को छोड़कर आया हुआ स्वर। उसके बाद है विसर्ग, विसर्ग के बाद है आ, इसलिए साधुर आगच्छति। साधुर आगच्छति। क्या बोला? हाँ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। तई एव, अवर्ण को छोड़ करके आई है, आगे स्वर है, तो ये हो जाएगा तैर एव। ऐसे गुरो हो एश, मुनि ही अयम, कई उदाहरण बन सकते हैं। ये तो पहला नियम हुआ रुत्व संधि का। रुत्व संधि का दूसरा नियम, अवर्ण हो, अवर्ण को छोड़कर अन्य स्वर हो, स्वर के बाद विसर्ग हो, और बाद में घोष वर्ण हो, तो भी विसर्ग का रू होगा। घोष वर्ण, बाकी की बात अभी की नहीं अपन ने, यहाँ केवल घोष वर्ण की बात कर रहे हैं। पहले तो अच्छा, ये गलती हो गई है, पता नहीं है क्यों हो रहा है आज। साधुर आगच्छति, तो र में आ मिल गया, रागच्छति हो गया। आपने ठीक ध्यान दिलाया। वापिस एक बार नियम देख लेते। अवर्ण को छोड़कर अन्य स्वर हो, स्वर के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद घोष वर्ण हो, तो विसर्ग का रू होता है, अर्थात र शेष रहता है। जैसे विदेह, क्या बोला? हाँ, ठीक। विदेह बलम, इधर स्वर कौन सा है? ए।
और इधर ब जो है वो ब वर्ग का तीसरा वर्ण है, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष वर्ण होता है। इसलिए यहां क्या करेंगे, विधेर बलम। और ये नियम मैं पहले भी बता चुका हूं, यदि स्वर के बाद रफार आता है तो ऊपर जाता है, स्वर से पूर्व आएगा तो नीचे जाएगा। उदाहरण दे रहा हूं, प र अ, यहां क्या है, स्वर से पहले है, तो यहां क्या बनेगा, प्र। स्वर से पहले हो तो नीचे जाएगा, और स्वर के बाद हो तो ऊपर जाएगा। ले ऊपर कहां जाएगा, अगले स्वर में। आशीर्वाद शब्द लिख करके मैंने बताया था आपको, उच्चारण के समय में लिखा पहले जाएगा, बोला बोला पहले जाएगा, लिखा बाद में जाएगा। आशीर्वाद, तो विधेर बलम, तो ये लिखा जाएगा विधेर बलम। ठीक। एक प्रसिद्ध जैन आगम का शब्द लेते हैं अपन, चतुः गति। क ख ग, क वर्ग का तीसरा वर्ण यानी घोष वर्ण है, और चतु में उकार है, इसलिए विसर्ग का क्या होगा, र। गति ही, तो ये हो गया चतुर्गति। नियम वही, स्वर के बाद रकार आया है। अगला नियम, नियम अपन पहले तो यही रखे, कुछ विशेष बताने के लिए इसी नियम को अपन तीसरे नियम के रूप में लिख रहे हैं। अवर्णों को छोड़कर अन्य स्वर हो, स्वर के बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद घोष वर्ण में तो र भी आया। घोष वर्ण में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, ह आता है, और अंतस्थ के चारों वर्ण आते हैं, यानी यर लव, तो र भी आता है। तो र आने पर एक विशेष प्रक्रिया होती है। ठीक। र वर्ण आने पर एक विशेष प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया क्या होती है, यहां तक तो होगा ही होगा, पूर्व नियम से ही हो रहा है, ये कोई नया नियम नहीं हुआ। घोष वर्ण लिखा अपन ने, घोष वर्ण में र है, तो बाकी नियम तो जो की त्यों लिखा अपन ने, मतलब उसी की कॉपी पेस्ट किया, कोई नया नियम नहीं लिखा। तो अपन केवल यहां तक की प्रक्रिया कर लेते हैं, फिर नियम को समझते हैं। तो अपन नियम लेते लिखते हैं यहां पर कि मुनि ही रमते। तो मुनिर रमते, सीधी बात, ये हमने पिछले नियम से नियम बनाया। रमते घोष वर्ण है, र, और इकारांत शब्द है, इसलिए अवर्ण नहीं है, विसर्ग है, र बन गया। अब हम ये कह रहे हैं कि यदि र के बाद र आता है, अब नियम क्या है, रकार के उपरांत रकार के आने पर पूर्ववर्ती रकार का लोप होता है। ये पहली प्रक्रिया। और दूसरी प्रक्रिया, यदि पूर्व वर्ण, मतलब रकार से
पूर्ववर्ती वर्ण ह्रस्व हो तो दीर्घ हो जाता है। ठीक है, अब अपन इसी उदाहरण को यहां वापस ले लेते हैं। अभी तक अपन ने क्या किया था, इस र को यहां चढ़ा दिया था। पिछले उदाहरण में क्या किया था, मुनिर्गच्छति। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यहां नियम क्या बन रहा है अपना, र के बाद र हो तो पूर्ववर्ती र का लोप होता है। तो हम पूर्ववर्ती र का लोप कर देते हैं, मुनि रमते, ये बना। अब ये कह रहे यदि रकार से पूर्ववर्ती वर्ण ह्रस्व हो तो मुनि में ई क्या है, ह्रस्व है। ह्रस्व है तो उसको दीर्घ कर देना चाहिए। तो हम लिखेंगे मुनि रमते। अब ध्यान रखना ये मुनि एक वचन है, जबकि शब्द शास्त्र के अनुसार इस तरह से मुनि लिखना द्विवचन है। जी, अब इसमें एक अपवाद नियम और देखते हैं, मतलब एक नियम और लगाते हैं। यहां पर अपन ने कहा कि रकार के बाद यदि रकार हो तो रकार का लोप होता है और साथ में पूर्ववर्ती ह्रस्व वर्ण दीर्घ हो जाता है। अब मेरा प्रश्न है कि दीर्घ हो तो क्या होगा, दीर्घ ही रहेगा। जैसे एक उदाहरण लेते अपन, लक्ष्मी धन राजते। अब पहले तो पहला नियम लगाओ, मतलब कौन सा, 2 नंबर का। क्या नियम था, अवर्ण को छोड़कर अन्य स्वर हो तो यहां पर दीर्घ ई है, उसके बाद विसर्ग हो तो यहां विसर्ग है, उसके बाद घोष वर्ण हो तो विसर्ग का र होता है। तो रकार भी घोष वर्ण है, तो लक्ष्मीर राजते। फिर ये नियम लगाओ, रकार के बाद रकार आने पर पूर्ववर्ती रकार का लोप होता है। तो हमने इस रकार के बाद रकार आया था तो यहां पर रकार का लोप किया। अब पिछले इसमें तो था कि यदि ह्रस्व वर्ण हो तो दीर्घ कर देना है पूर्व को। यहां पर नियम लग रहा है कि पूर्ववर्ती वर्ण दीर्घ हो तो दीर्घ का तो और कुछ होता नहीं, इसलिए जो है दीर्घ का दीर्घ रहेगा और ये बनेगा लक्ष्मी राजते। जी, ऐसे ही वधु रमणीया, बोले भी माइक। वधु रमणीय है। ऐसे ही किरण ही रोचते, क्या हुआ, नहीं ना, पुनः में अ है या अ आ को छोड़ करके बोलना है, इसलिए वो नियम नहीं लगेगा, पुनः में अ है। तो ये हो गई अपनी रुत्व संधि, 3 नियम। आगे है रत्व संधि। अब एक समस्या है, चाहे रुत्व संधि बोलो तो भी शेष क्या बचना था, र बचना था, और रत्व संधि में भी शेष क्या बचना था, बचना है, तो र शेष है। फिर अपने सामने प्रसंग आएगा कि रुत्व और रत्व में क्या अंतर है, मतलब हम रुत्व करें कि रत्व करें, जैसे अभी इन्होंने बोला था। जैसे
पुनः अत्र, इसका होगा पुनरत्र। अब आप कहेंगे महाराज अभी तक आप ये पढ़ाते हैं अ आ को छोड़ करके हो, अब आप अ के बाद यहां पर र लगा करके उसको जोड़ रहे हैं। हाँ, तो ये तो बिल्कुल मैं जो बोला उसका विरोध बोल रहा हूं। तो उत्तर ये है, एक तो ये बार बार अनम्यूट कौन कर रहा है? अरे आपके पास रहे आपको तो पढ़ते हैं ना। ये बार बार स्वयं अनम्यूट कौन कर रहा है वहां से? देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जा रही है। क्लास की मर्यादा क्लास की जैसी होनी चाहिए। आप प्रश्न करने के लिए कितने ही प्रश्न करो, यहाँ रोका नहीं जा रहा है, बाकी बातों से बचना चाहिए। तो पहले तो रुत्व संधि और रत्व संधि का अंतर अपन समझ लेते हैं। संस्कृत भाषा में विसर्ग दो प्रकार के हैं। हाँ? संस्कृत भाषा में विसर्ग दो प्रकार से है। एक मतलब र दो प्रकार से होता है, विसर्ग का स और स का र, और एक या फिर डायरेक्ट स का विसर्ग भी होता है। विसर्ग के दो प्रकार करेंगे अपन, तो एक स से बनने वाला विसर्ग, जैसे हाँ, जैसे राम, धनसु, ये अपन कल देख चुके थे, केवल प्रसंग वशात बता रहा हूं। इसमें से ऊ का लोप होता है तो रामस बना, और इस स का विसर्ग बना। मतलब हमने क्या किया, स का विसर्ग बना। और कुछ विसर्ग ऐसे होते हैं जो स्वभाव से होते हैं, जैसे पुनः, कुतः, ततः। अव्यय ये स्वतंत्र होते हैं जी। यदि स से बनावे विसर्ग की बात चल रही है तो रुत्व संधि के अंतर्गत आएगा। और स्वभाव से अगर विसर्ग हो तो रत्व में आएगा, और रत्व में वहां पर नियम था अवर्णों को छोड़ना है, या हम अवर्णों को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो रत्व और रुत्व में क्या अंतर है, समझ में आया? सकार से यदि विसर्ग बना है, यानी प्रत्ययों से विसर्ग बना है, तो वो कृत्रिम हो गया। और अव्ययों में प्रयोग होने वाला जो विसर्ग है वो नैसर्गिक हो गया, प्राकृतिक हो गया। प्राकृतिक विसर्ग का जो र बनता है वो रत्व संधि में आएगा, और कृत्रिम विसर्ग से जो संधि हुई है वो रुत्व संधि में जाएंगी। ये बड़ा अंतर है। आपको ये बताऊं कि ये सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है। कल मैंने पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी के संधि प्रकरण को वापस देखा कि इसके विषय में कोई नया प्रकरण मिलता है क्या, और कोई चर्चा नहीं की गई इस संधि संबंधित। तो इसलिए ये प्रकरण थोड़ा सा हट करके है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, रुत्व संधि में और रत्व संधि में क्या अंतर है। बाकी चर्चा समय मिलने पर कहें। जो प्रकृति है वो रत्व में रखेंगे, और जो कृत्रिम में बना हुआ है वो रुत्व में रखेंगे। बिल्कुल ठीक सोचा। चलिए बाकी चर्चा अपन समय मिल